Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, today I will start from the 16th video of the history questions. As you know, we have already covered 15th video of the history questions. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence regarding history syllabus. I am covering whole history syllabus in the preliminary examination test series. And friends, I have created playlist of the all subjects of the UPSC and state PCSC examination. If you have not watched, please visit all of that. That will create all the dots in your mind. By practicing such type of test series, you can inline all the your knowledge. फ्रेंड्स, ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. स्टार्ट करते हैं. It is an association of the business organization set up on the device of the Mahatma Gandhi in 1927. Its history is closely interwoven with India's struggles for the independence, its industrialization and its emergence as one of the most rapidly growing global economies. It is a non-government and not-for-profit organization, the voice of the India business and industry. मतलब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. महात्मा गांधी जी ने एडवाइस पे 1927 में बनाई गई थी. उसका क्या मतलब है? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से इंटरवोवन, मतलब उसी टाइम पे ही उसमें बहुत बड़ा योगदान है, बनी हुई है. और इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो फैक्ट्रियों का या इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना, मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमिक्स बनने के लिए बहुत बड़ा योगदान था. उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना हमें, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है. ये है कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री. बी है बंगाल नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. सी है फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. और डी है फेडरेशन ऑफ द इंडियन मिनरल्स इंडस्ट्री. तो आपको इनका टाइमलाइन पता रहेगा तो आप इजी से क्वेश्चन आंसर का सोल्व कर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ 1927 में कौन सी बनाई गई थी. तो फ्रेंड्स, आपको अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, तब आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा और आगे लंबे टाइम तक याद रहेगा. आप अटैम्प्ट जरूर करो, राइट या रॉन्ग डजेंट मैटर. इसका सॉल्यूशन सी है. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. जो कन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री इज ए ट्रेड एसोसिएशन, एक बिजनेस का एसोसिएशन था, रिप्रेजेंटिंग द इंडियन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन बिजनेस इन वेरियस सेक्टर्स लाइक चीफली इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंसल्टिंग एंड सर्विसेज. इनमें इनसे रिलेटेड ये काम करते थे. ट्रेड एसोसिएशन है, मतलब व्यापार के लिए एक एसोसिएशन बना दिया, जिसका नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री. द ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड एट द इंजीनियरिंग और आयरन ट्रेड्स एसोसिएशन, EITA, इंजीनियरिंग एंड आयरन ट्रेड एसोसिएशन, इन 1895. हमें याद रखना कि ये 1995 में बनाई थी, तो इसलिए आंसर ये इनकरेक्ट है. विद द एम ऑफ द प्रेशराइजिंग द colonial government to place government orders for iron and steel and engineering goods within the Indian company. मतलब जो कि इसका एम क्या था कि कॉलोनियल, जो अंग्रेज गवर्नमेंट थी, कॉलोनी बना रखी थी जिन्होंने वहाँ पे, उनको प्लेस द गवर्नमेंट ऑर्डर्स फ्रॉम आयरन एंड स्टील इंजीनियरिंग विद, मतलब इंडियन कंपनी से ही उन्होंने अपना ऑर्डर करना है. इसके लिए प्रेशर बनाने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री बनाया गया था. इसलिए ये इनकरेक्ट है. ये गांधी जी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. बंगाल नेशनल चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ओल्डेस्ट, ये बहुत सबसे पुरानी इंडिजीनियस चैम्बर ऑफ इन इंडिया. इट वाज एस्टैब्लिश इन 2 फरवरी 1887. मतलब ये तो 1900 साल से पहले बनाई गई थी. दो इट्स हिस्ट्री इज क्लोजली इंटरवोवन विद द इंडियन स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, बट it was not formed on the advice of the Gandhi ji. It is a pioneering in championing the cause of the Indian industry in pre-independence day. तो इसका कोर मोटो क्या था? जो इंडियन इंडस्ट्री के पहले के प्रोग्राम थे उनको ठीक करना. सी करेक्ट स्टेटमेंट है इसका. इसका आंसर है फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज एन एसोसिएशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे, उनकी एसोसिएशन बनाई. इट वाज एस्टैब्लिश इन 1927 एडवाइस ऑफ द महात्मा गांधी जी बाय GD बिरला. हम बोलते हैं ना बिरला जी बहुत पुराने, देखो 1927 के टाइम के GD बिरला जी थे, और उन्हीं की आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं. या पुरुषोत्तम दास या ठाकुर दास. इट्स हिस्ट्री इज क्लोजली इंटरवोवन विद द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल.
its industrialization and its emergence as a one of the more rapidly growing global economy. It is a non-government, not-for-profit organization, voice of the India business and industry. तो अब पता चल गया बिजनेस एंड इंडस्ट्री में जी डी बिरला और पुरुषोत्तम दास का कितना हाथ था, ठाकुर दास। डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फेडरेशन ऑफ द इंडियन मिनरल इंडस्ट्री जो है ये लेटेस्ट है 1966, जब हम, ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद की बात है इंडियन मिनरल्स का। ऑल इंडिया अपेक्स बॉडी टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ द ऑल माइनिंग इंक्लूडिंग कोल, मिनरल प्रोसेसिंग, मेटल मेकिंग एंड अदर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री एंड टू अटेंड द प्रॉब्लम्स फेस बाय देम, प्रॉब्लम को फेस करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें टाइमलाइन याद रखनी है, इससे हमें याद रह पाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट है। 32nd क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। द साइट मस्ट बी ए मास्टरपीस ऑफ द ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, मतलब आदमी का क्रिएटिव मास्टरपीस होना चाहिए क्या हेरिटेज साइट होने के लिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के लिए। सेकंड है दीज साइट्स आर क्लासिफाइड इनटू द कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड। इन जो साइट्स हैं कल्चरल, नेचुरल या मिक्स किया जा सकता है, क्लासिफाइड किया जा सकता है तीनों में। थर्ड वन है इंडिया हैज़ ओनली वन साइट अंडर मिक्स्ड कैटेगरी। इंडिया अकेला एक ही मिक्स टाइप कैटेगरी में है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया में एक ही साइट जो मिक्स कैटेगरी में है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है सेकंड एंड थर्ड, बी है थर्ड ओनली, सी है फर्स्ट ओनली और डी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। एडिशन ऑफ द साइट्स इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, टेंटेटिव लिस्ट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब इस लिस्ट में हमेशा जुड़ते रहते हैं, टेंटेटिव लिस्ट बनाते हैं, संभावित लिस्ट बनाते हैं कि कौन सा आएगा। प्रेजेंटली रिसेंटली इंडिया सबमिटेड द नॉमिनेशन ऑफ द साइट्स ऑफ द यूनेस्को फॉर द सेक्रेड एनसेम्बल ऑफ द होसलास एंड शांति निकेतन फॉर द ईयर 2021-22, मतलब पवित्र जो यूनेस्को की पवित्र साधन है होसलाज और शांति निकेतन के कुछ जो जगह हैं उनको, स्थल को बताया गया कि इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर दी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द 10 क्राइटेरिया, आउट ऑफ दिस 10 इवन वन ऑफ देम इज सेटिस्फाई। अगर एक भी सेटिस्फाई होता है 10 क्राइटेरिया में से, सच ए साइट कैन बी डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द साइट माइट और माइट नॉट नेसेसरली बी ए मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, मतलब आदमी के द्वारा बनाई हुई हो न हो, नेचुरल साइट भी हो सकती है जीनियस के। सेकेंड स्टेटमेंट है करेक्ट। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स साइट बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया। कल्चरल भी हो सकती है, नेचुरल भी और मिक्स भी हो सकती है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। खंगचेनडोंगा नेशनल पार्क हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड एज द इंडिया फर्स्ट वन एंड ओनली एज ऑफ मार्च 2021 तक मिक्स्ड हेरिटेज, ये पहली है मिक्स्ड हेरिटेज में ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। खंगचेनडोंगा नाम है इसका, बाय फुलिंग द नॉमिनेशन क्राइटेरिया अंडर द बोथ नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज। नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज दोनों में ही मिक्स्ड में पहली ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। भारत के जो स्वतंत्रता के स्ट्रगल के टाइम के स्टेटमेंट दिए हुए हैं। द फॉर्मर विड्रॉल ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो जो फॉर्मल विड्रॉल था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का, क्या वो उसी टाइम पे हो था। द कंक्लूजन ऑफ द पूना पैक्ट का कंक्लूजन। द अडोप्शन ऑफ एग्रेरियन प्रोग्राम बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना है, तो हमें मतलब इन डेट वाइज बताना है कि कौन सा कब हुआ था, जैसे फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस सोशल पार्टी, या जो एग्रेरियन प्रोग्राम है बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस वो, या जैसे कंक्लूजन ऑफ द पूना पैक्ट, या फॉर्मल विड्रॉल ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो हमें इनकी डेट पता होनी चाहिए, उसी हिसाब से हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना है। ए है 2143, बी है 2134, सी है 3124, डी है 1234। तो इसका सॉल्यूशन ए है। सीक्वेंस क्या है इसकी, जो 2143 है,
टू कैसे, जैसे पूना पैक्ट वाज साइन बाय डॉक्टर अम्बेडकर ऑन द बिहाफ ऑफ द डिप्रेस क्लास एंड महात्मा गांधी इन सितंबर 1932। ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि पूना पैक्ट किसने साइन किया था ऑन द महात्मा गांधी जी के बिहाफ पे, उनके बिहाफ पे ये बी आर अम्बेडकर जी ने पूना पैक्ट साइन किया था 1932 में, और डिप्रेस क्लास के बिहाफ पे। तो 1932 का तो ये हो गया। तो 1934 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। सेकंड नंबर पे हो गया। थर्ड पे कौन सा आएगा? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड पटना बिहार इन 1934 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द आचार्य नरेंद्र देव, ये थर्ड हो गया। और फैजपुर सेशन दिसंबर 1936 ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज एग्रीरियन प्रोग्राम वाज एडॉप्टेड, मतलब अपनी खेती से रिलेटेड अपनाया गया। इट वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस विच वाज हेल्ड इन द रूरल एरिया, रूरल एरिया में सबसे पहला सेशन था फैजपुर सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द वुमेन रोल इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल था वुमेन का, औरतों का, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? महिला आत्मरक्षा समिति टोट वुमेन द आर्ट ऑफ द सेल्फ डिफेंस टू काउंटर जापानीज इन्वेजन। आत्म जो मार्स है, मार्स बोलते हैं इसको, महिला आत्मरक्षा समिति, महिला आत्मरक्षा समिति ने बताया कि भाई लेडीज़ को जापान की इन्वेजन के खिलाफ लड़ना। सेकंड है महिला राष्ट्रीय संघ वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ द लतिका घोष। थर्ड है रानी ऑफ द झांसी रेजिमेंट वाज डिप्लॉयड इन द फ्रंट लाइन वन ऑपरेशन ड्यूरिंग द इम्फाल कैंपेन ऑफ द 1914। तो इम्फाल कैंपेन के द्वारा 1944 में रानी झांसी बाई की क्या बटालियन सबसे आगे लगाई थी? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है। महिला आत्मरक्षा समिति वाज एस्टैब्लिश्ड प्राइमरीली टू ऑर्गेनाइज सेल्फ डिफेंस बाय वुमेन इन द इवेंट ऑफ द जापानीज एग्रेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार II। मार्स एक्टेड एज ए पावरफुल एजेंट टू चेंज इन द पॉलिटिक्स ऑफ द जेंडर एज वेल। तो मार्स क्या है? पावरफुल एजेंट था पॉलिटिक्स में जेंडर की में चेंज करने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। महिला राष्ट्रीय संघ वाज एस्टैब्लिश इन 1928 बाय लतिका घोष। तो लतिका घोष जी के द्वारा बनाया गया था। एन ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड टीचर ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सुभाष चंद्र बोस। इट वाज फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन विच स्टार्टेड मोबिलाइजिंग वुमेन टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। इट वर्क्स इन द क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द कांग्रेस। कांग्रेस के कोऑर्डिनेशन में क्या लतिका घोष जी जो ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड थे उन्होंने ये स्थापना की, और ये सुभाष चंद्र बोस जी के राय में की इन्होंने। ये भी करेक्ट है कि रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट वाज द वुमेन रेजिमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी की रानी झांसी रेजिमेंट है ये। रानी झांसी की कोई बटालियन नहीं थी, उनकी रेजिमेंट थी ये। सेकेंड वर्ल्ड वार में 1944 में द रेजिमेंट वाज डिप्लॉयड इन द बर्मा अलोंग विद द साइड INA फोर्स द जापानीज आर्मी। In 1944, the British Army and the Japanese Army clashed around the town of the Impal। तो हमने मणिपुर इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मणिपुर में ये फाइट हुई थी तो इम्फाल के पास। तो आर्मी और जापान जो ब्रिटिश आर्मी है और उनमें जापानी आर्मी में फाइट हुई थी, और तो रानी झांसी रेजिमेंट थी वहाँ पे लगाई गई थी सेकेंड वर्ल्ड वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements with regards to the National Social Assistance Program NSAP, उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम मैंने बताया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है 100% फंडेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्पॉन्सर वाली में क्या है? 60-40 का रेशो रहता है नॉर्मल स्टेट में, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 90:10 का रहता है। ये सेंटर का पोर्शन है, ये स्टेट का है। तो जो इट इज़ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सेकंड है इट प्रोवाइड सोशल असिस्टेंट बेनिफिट टू द पुअर हाउस होल्ड इन केस ऑफ द ओल्ड एज इन डेथ ऑफ द ब्रेड विनर। तो ब्रेड विनर की डेथ होने के बाद कोई सोशल असिस्टेंस, सोशल सामाजिक सहायता प्रोवाइड करता है पुअर आदमी को। थर्ड है The Vigilance and Monitoring Committee at the district level is responsible for reviewing the implementation of the NSAP।
तो विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और हमें देखो एजुकेशन एग्ज़ाम क्लियर होना अलग चीज़ है, बट क्या है इन चीज़ों को पढ़ने से हमें सोशल समाज में क्या स्कीम चल रही है, क्या हो रहा है, उसका पता चलेगा। क्योंकि मान लो देखो आपकी पेंशन नहीं आती है तो आप कहाँ जाओगे, विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी होती है जो ही आपकी सोशल मेजर्स वाली स्कीम को देखती है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है थर्ड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। जैसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो रिसेंटली दिया, अर्ज द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द पेंशन अंडर द नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम बाय कीपिंग देयर स्पेशल नीड्स इन माइंड। तो सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है, उसमें क्या है पेंशन बढ़ाने का प्रोविज़न दिया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने। आजकल वैसे ही गवर्नमेंट ने बढ़ा रखी है, 2500 रुपये मिलते हैं पेंशन एज ए, आपको अगर विडो लेडीज़ है, या पहले 2000 मिलते थे, अब 2500 हो गया है। इट इज़ सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इट प्रोवाइड सोशल असिस्टेंट बेनिफिट्स टू द पुअर हाउस होल्ड इन द केस ऑफ द ओल्ड एज डेथ ऑफ द ब्रेड विनर। अगर ब्रेड विनर की डेथ हो जाती है। प्रेजेंटली नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 5 स्कीम्स। इसमें 5 स्कीम्स हैं, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विडो पेंशन मतलब ओल्ड एज पेंशन, विडो एज पेंशन इंदिरा गांधी स्कीम का आगे नाम लगा दिया। इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी अपंगों पे पेंशन, और नेशनली फैमिली बेनिफिट स्कीम अन्नपूर्णा, तब अन्नपूर्णा स्कीम भी इसमें आती है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी कंस्टिट्यूट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनसैप नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम अलॉन्ग विद द रूरल डेवलपमेंट स्कीम। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आल्सो रिप्रेजेंटेड इन द वीएमसी डिस्ट्रिक्ट। तो पार्लियामेंट के मेंबर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द बरदौली सत्याग्रह कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बरदौली सत्याग्रह के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यू अमिड्स फ्लड्स एंड फेमिन्स इज द कॉज ऑफ द सत्याग्रह। तो लैंड रेवेन्यू जो बढ़ रहा है फ्लड के बीच में या फेमिन अकाल के बीच में, सत्याग्रह के बीच में, तो उसका बरदौली सत्याग्रह का कारण था वो क्या, इट वॉज सक्सेसफुली लेड बाय द नेशनल कांग्रेस। इसको लीड किया क्या नेशनल कांग्रेस ने। थर्ड, द आउटकम ऑफ द सत्याग्रह इज द सेटिंग ऑफ द मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन। उसके बाद क्या ये मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन आया था क्या, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। जो बरदौली जगह है गुजरात में है। इट्स फ्लड्स एंड फेमिन 1925 1925 में फ्लड्स आई, फेमिन्स आए, क्रॉप फसल की उपज पे फर्क पड़ा। अमिड्स फ्लड्स एंड फेमिन्स इग्नोरिंग द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स की दुर्दशा को इग्नोर किया गया। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू बाई 22%, 22% उन्होंने इंक्रीज कर दिया। द सिचुएशन लेड टू अनरेस्ट एंड इवेंचुअली लीडिंग टू द बरदौली सत्याग्रह। बरदौली का सत्याग्रह भड़क उठा क्योंकि उनके पास फेमिन था, काल पड़ गया, उपज कम हो रही है, 22% टैक्स बढ़ गया। तो वहाँ के किसानों ने, गुजरात के किसानों ने, बरदौली जंग के किसानों ने एग्रेसिव मोड में आ गए। बरदौली सत्याग्रह हुआ 1928 वादी वल्लभ भाई पटेल द्वारा ये आगे बढ़ा गया इनको लेके, और पटेल जी को नाम दिया। जो लेडीज़ थी वो उस पार्टिसिपेट कर रही थी, उन्होंने पटेल जी को सरदार की उपाधि दे दी थी। और इसमें महात्मा गांधी जी का और कांग्रेस जी का कोई रोल नहीं था, कांग्रेस पार्टी का कोई रोल नहीं था। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। द आउटकम ऑफ द सत्याग्रह वाज द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेटअप। तो ये मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन आया। इट रिकमेंडेड द रिडक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू 6.03 रिकमेंडेड। तो कॉन्फिस्केटेड जो लैंड जब्त कर रखी थी उसको वापस करवा और लैंड रेवेन्यू को 6.3 करवा 22% की जगह। और मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन, अगर आपको नाम याद नहीं हो रहा तो थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे मैक्सनर वेलनेस आजकल एक फूड सप्लीमेंट की चेन आती है, जो भी उसका हेडक्वार्टर आपका गुजरात में है, तो इससे याद रख सकते हैं मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विद रिगार्ड्स टू द चंपारण सत्याग्रह कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। चंपारण सत्याग्रह के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट वाज द इंडिया फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इंडिया का सबसे पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था क्या। सेकेंड है, द तीन काठिया सिस्टम वाज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट। तीन काठिया सिस्टम एसोसिएटेड था इससे। थर्ड है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परसुएडेड महात्मा गांधी टू विजिट चंपारण। राजेंद्र प्रसाद ने मनाया महात्मा जी को चंपारण में आने के लिए। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड, सी है थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। चंपारण सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी जी इन बिहार 1917 टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द यूरोपियन प्लांटर्स। तो यूरोपियन प्लांटर से बचाने के लिए महात्मा गांधी जी ने चलाया। तो ये क्या है, डिफाइड द ऑर्डर ब्रिटिश अथॉरिटी। महात्मा गांधी ने डिफाइड मना कर दिया ऑर्डर द ब्रिटिश अथॉरिटी एंड चूज टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट चुनी। हैंस इट बिकम द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1917 में चंपारण सत्याग्रह था। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अंडर द तीन काठिया सिस्टम यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स इंडियन फार्मर्स टू कल्टिवेट इंडिगो 3/20 पार्ट ऑफ द देयर लैंड। इतनी लैंड का क्या है, कल्टिवेट करने का बोला। दे डिमांडेड द देयर rents illegal dues from the poor farmers which become a major cause of the resentment and primarily led to the चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह हो गया। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि राजकुमार शुक्ला नाम था उनका, नॉट राजेंद्र प्रसाद। राजकुमार शुक्ला नाम था, राजेंद्र प्रसाद नहीं था। हु परसुएडेड महात्मा गांधी टू विजिट चंपारण फॉर सपोर्टिंग फार्मर कोज। तो शुक्ला जी, राजकुमार शुक्ला जी ने इनको इनवाइट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग्स वर एसोसिएटेड विद द धरासना सत्याग्रह। धरासना सत्याग्रह से कौन सा रिलेटेड है। फर्स्ट है सरोजिनी नायडू, सेकंड है अब्बास तैयब जी, थर्ड है कस्तूरबा गांधी, मौलाना अब्दुल आज़ाद कलाम। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन कौन से इस चीज़ से धरासना सत्याग्रह से कौन कौन से कनेक्ट थे। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड फोर्थ, सी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसका डी आंसर करेक्ट है। धरासना सत्याग्रह वाज डन टू डिफाई साल्ट लॉ दैट द धरासना साल्ट वर्क्स इन द गुजरात। गुजरात में साल्ट जो वर्क्स थी 1930 की बात है। वहाँ पे उनको डिफाई करने के लिए, साल्ट जो लॉ है उनको तोड़ने के लिए। ओरिजिनली द सत्याग्रह वाज प्लान्ड बाय द गांधी जी, हाउएवर ही वाज अरेस्टेड आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द साल्ट लॉ इन द दांडी में उनको ऐसे अंदर कर दिया था। द सत्याग्रह वेंट अहेड एज प्लान्ड एंड विद अब्बास तैयब जी। ये हमें नाम बहुत याद रखना है क्योंकि जो धरासना सत्याग्रह जगह का नाम है वहाँ पे अब्बास तैयब जी मेन लीडिंग थे। गांधी जी वाइफ कस्तूरबा एट द साइड, कस्तूरबा जी इनके साथ थी। दे वर अरेस्टेड ड्यूरिंग द मार्च विच वाज देन कंटिन्यूड अंडर द लीडरशिप ऑफ द सरोजिनी नायडू भी जी इसमें आ गई। मौलाना अब्दुल कलाम भी आ गए, वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द धरासना सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द मॉडरेट्स ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है दे बिलीव दैट ब्रिटिश वांटेड टू बी जस्ट टू द इंडियंस। जो अंग्रेज थे बिलीव करते थे कि जस्ट वो हमारे साथ न्याय करना चाहते हैं इंडियन के साथ, मॉडरेट्स। द सेकेंड है द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल वाज विजिबल इन देयर एजेंडा फॉर रिफॉर्म्स। यूटिलिटेरियन मतलब एक यूटोपिया बोलते हैं जहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन हो या यूटिलिटेरियन सब बराबर हों। तो ऐसा कोई एजेंडा उनके दिमाग में चल रहा था, मॉडरेट्स के दिमाग में। थर्ड है दे डिमांडेड डेमोक्रेटिक राइट्स ओनली फॉर द एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इंडस ट्राइब। क्या उन्होंने डेमोक्रेटिक राइट्स केवल एजुकेटेड आदमियों के लिए मांगे। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकंड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका आंसर डी है। तीनों करेक्ट हैं। मॉडरेट्स क्या बिलीव करते थे। मॉडरेट्स थे जो हम सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे 1907 में, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो इनके बारे में क्या है, मॉडरेट्स क्या सोचते थे। ब्रिटिश वांटेड टू जस्ट टू द इंडियंस, मतलब ब्रिटिश चाहते हैं जस्ट हो इंडियन के साथ, बट वर नॉट अवेयर रियल कंडीशन के बारे में नहीं जानते थे। देयर फॉर द वांटेड टू बिल्ड पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री। पब्लिक ओपिनियन बनाया उन्होंने कि उनको पता था कि इनको अंग्रेजों को रियल कंडीशन का नहीं पता।
हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। प्रेजेंट द डिमांड्स ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ द पिटीशन, रिजोल्यूशन एंड मीटिंग। पिटीशन फाइल की, रिजोल्यूशन बनाए, मीटिंग्स की कि अंग्रेजों तक हमारी भारतीयों की दशा पहुंचनी चाहिए, वो जस्ट करेंगे, हमारे साथ न्याय करेंगे। दिस मेथड ब्रिटिश कुड अवेयर द एक्चुअल कंडीशन का ब्रिटिश को पता चलेगा, हैंस दे वुड लीड देम टू कंसीड पीपल डिमांड्स ग्रेजुअली। तो धीरे धीरे वो डिमांड पूरी करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द मॉडरेट्स वर द प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूटिलिटेरियन थ्योरी, जो सब बराबर है, द थ्योरी एडमंड ब्रुक, इनकी थ्योरी थी, जॉन स्टूट मिल, जॉन मोरले एंड लेफ्ट हैमर, मतलब उनकी थॉट्स पे इन्होंने विचारधारा पे मार्क छोड़े। दे बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड बी गाइडेड एक्सपीडियंसी नॉट बाय द एनी मोरल्स एंड एथिक्स, मतलब गवर्नमेंट को एक्सपीडियंसी अपने अभियान की तरह से चलना चाहिए, मोरल एथिक्स भी नहीं चलना चाहिए गवर्नमेंट को। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू बी कंसिडर इनवायोलेबल एंड रिपीटली दे अपील टू ब्रिटिश पार्लियामेंट कंप्लेनिंग अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया सबवर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने कहा कि संविधान पे बिलीव रखने वाले थे, उनको तोड़ा नहीं जा सकता, वो हमेशा कंप्लेन करते थे कि इंडियन पार्लियामेंट के बारे में जो वहाँ पे रूल बनाने वाली थी कि ये वायलेशन कर रहे हैं, बार बार कंप्लेन करते रहते थे मॉडरेट, बाकी अंग्रेज इन चीज़ों को सुनते नहीं थे। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इमीडिएट डिमांड नहीं थी उनकी कभी भी मॉडरेट्स की फुल सेल्फ गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट लेने की, एंड डेमोक्रेसी। दे डिमांडेड डेमोक्रेटिक राइट्स ओनली फॉर द एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, मतलब वो सिर्फ एजुकेटेड आदमियों के लिए डेमोक्रेटिक राइट्स मांगना चाहते थे, सब अपना मतलब उल्लू सीधा कर रहे थे। दे एक्सपेक्टेड दैट द पॉलिटिकल फ्रीडम वुड कम ग्रेजुअली एंड इंडिया वुड अल्टीमेटली बी द सेल्फ गवर्निंग राइट लाइक कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, मतलब वो सोच रहे थे कि एजुकेटेड आदमी को राइट दे दो, बाद में फिर धीरे धीरे होता रहेगा। पहले वो उनको अपनी लगी हुई थी मॉडरेट्स को, क्योंकि हर आदमी एजुकेटेड नहीं था उस टाइम पे, जिसके पास पैसा था वही तो एजुकेटेड था, बाहर जाके पढ़ के आता था। पेयर्स दिए हुए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे पार्टिसिपेंट्स हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये पार्टिसिपेंट्स कंट्री हैं, ये मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, कौन सा करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इंडिया कजाकिस्तान डस्ट लिंक नाम है क्या, इंडिया फ्रांस मित्र शक्ति, इंडिया एंड जापान धर्म गार्जियन, इंडिया यूएसए युद्ध अभ्यास। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा करेक्ट मैच है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ये है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है थर्ड एंड फोर्थ, और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसका सॉल्यूशन सी है। जैसे इंडिया और उज्बेकिस्तान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है डस्ट लिक 2 वाज हेल्ड इन रानीखेत उत्तराखंड। इट ऑब्जेक्टिव वाज शेयर एक्सपर्टीज इन द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। फर्स्ट पेयर क्या है, इनकरेक्ट है। खाजिंद क्या थी, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है ये, ना कि डस्ट लिक तो बता ही दिया कि डस्ट लिक उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्टली मैच है। शक्ति एक्सरसाइज है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस है। मित्र शक्ति है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में, फ्रांस के बीच में सिर्फ ही सिर्फ शक्ति एक्सरसाइज है। मित्र आगे लग दिया तो श्रीलंका आ गया, नहीं तो शक्ति में फ्रांस है, इंडिया में फ्रांस। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज इंडिया एंड जापान की है, क्योंकि हमारा धार्मिक बहुत रिलेशन है इंडिया जापान के साथ। और युद्ध अभ्यास यूएसए के साथ है। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर क्वेश्चंस एंड प्लीज शेयर माय वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, बिकॉज whatever I am providing here, that is the paid content, and if you are preparing along with me, definitely within these 6 months you will boost in your confidence and you will clear any government competitive exam like class 1 or class B. Okay friends, bye.